जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा विज्ञान के अध्याय 9 के 5वें भाग को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख से समझेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग को पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर का नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। तो देखिए, उत्तल दर्पण में केवल दो स्थिति में ही प्रतिबिंब हम लोग बीम को रख सकते हैं, और इन्हीं दो स्थिति के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे और किरण आरेख की मदद से समझेंगे। तो देखिए, अनंत पर जब हम लोग प्रतिबिंब को रखते हैं, अनंत पर जब हम लोग बीम को रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब का जो साइज होता है अत्यधिक छोटा होता है, लगभग बिंदु साइज का होता है, मतलब कि एकदम बिंदु के बराबर होता है। यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है तथा सीधा होता है। देखिए, यहाँ इसको किरण आरेख में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ जो इसके सामने जो बिंब है, वस्तु है ए बी, इसके सामने क्या है, अनंत पर है, मतलब कि दर्पण से बहुत दूर है। अब देखिए, इससे दो किरणें आ रही है। एक किरण ए से डी पर आ रही है और दूसरी किरण बी से ई पर आ रही है। अब देखिए, यह जो दोनों किरणें हैं, इसके मुख्य अक्ष पीसी के समांतर आ रही है, और जब समांतर किरणें आती है तो दर्शन उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यहाँ से एक किरण आई और परावर्तन के बाद इधर से गुजर गई। ऐसा लग रहा है कि यह मुख्य फोकस से आ रही है। इसी तरह से ये भी किरण जो यहाँ से आने के बाद बी इधर गुजर रही है, लग रहा है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए, जो दोनों किरणें हैं, एक दूसरे को बिंदु एफ यानी कि मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ एफ पर बनेगा। तो देखिए, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या है, बिंदु साइज का है, बहुत छोटा है। अब आभासी है तथा सीधा है, क्योंकि दोनों किरणें जो है रियल में वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा और सीधा होगा। जैसे ए बी जो है इस तरह से है, तो ये जो प्रतिबिंब भी होगा इसी तरह से होगा। बहुत छोटा है बिंदु साइज का, इसलिए इसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब इसी तरह से बनेगा। अब देखिए, दूसरी स्थिति है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच। अब अनंत और हम लोग दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखेंगे, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है पी तथा एफ के बीच, मतलब कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है। यह भी दर्पण के पीछे बनता है। यह भी जो प्रतिबिंब होता है छोटा होता है, लेकिन बिंदु साइज का नहीं होता है, बिंदु साइज से कुछ बड़ा होता है। यह भी जो प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ होती है आभासी तथा सीधा होती है। देखिए, यहाँ एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण के सामने मान लीजिए उत्तल दर्पण एम डैश है, और इसके सामने एक बीम जो है, वस्तु है ए बी रखा गया है। यह कहाँ है, इसके मुख्य फोकस और अनंत के बीच। अनंत मतलब बहुत दूर, और उसके जो जो मुख्य फोकस नहीं, ये क्या है, ध्रुव है, मतलब कि ध्रुव और अनंत के बीच में है ए बी। अब देखिए, ए बी से हम लोग यहाँ से इसके बिंदु ए से एक किरण हम लोग इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आ रहे हैं। अब यह जो किरण ए डी है, इससे परावर्तन के बाद इसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ से मुख्य फोकस से इस तरह से जाती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरी जो किरण है, इसको हम लोग इसके वक्रता केंद्र की ओर गुजारेंगे, तो यहाँ से यह वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी पथ पे वापस लौट जाती है, तो यह क्या होगी, इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा यह वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो दोनों किरणें हुए, जो दोनों किरणें हैं, यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, देखिए यह ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच बनेगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए, यह जो क्या है, प्रतिबिंब जो है यह भी सीधा है। जैसे बिंब इस तरह से था, तो प्रतिबिंब भी इसी तरह से यानी कि सीधा है। अब जो दोनों किरणें रियल में वास्तव में नहीं काट रही है, तो इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। अब इससे जो बीम क्या है, बीम से जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश जो है ए बी से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, बीम से छोटा होता है और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है।
अब देखिए यहाँ एक नोट है, उसको हम लोग समझेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में दो स्थिति में ही प्रतिबिंब बनता है, और दोनों स्थिति में क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। इसमें भी क्या था, देखिए छोटा था, और इसमें भी छोटा था, और आभासी तथा सीधा दोनों में। तथा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। देखिए इसमें भी जो प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पीछे बन रहा था, और इसमें भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। अब हम लोग अब अवतल दर्पण के उपयोग को समझेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर एक वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, और वाहनों का अग्रदीप मतलब कि वाहनों का जो आगे वाला बत्ती होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब दूसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण देखिए किसी भी वस्तु का इमेज उससे बड़ा बनाता है, इसलिए सेविंग दर्पण के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ताकि हमारे सेविंग करते समय हमारे फेस के जो बाल है बड़े बड़े दिखाई दे, ताकि उससे कटने का डर कम होता है। अब देखिए तीसरा इसका उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसमें भी दंत विशेषज्ञ, दांत बहुत छोटा होता है, अब दांत के बड़ा इमेज को देखने के लिए दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए इसका अगला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित किया जाता है, एक जगह पे, ताकि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे वहाँ आग जलने लगता है, और सौर भट्टियों में वहाँ से काम लिया जाता है आग को जलाकर। उस हीट से उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे ये लोग अपना काम लेते हैं। अब देखिए अगला इसका उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें भी वही सिद्धांत है। क्या होता है, अवतल दर्पण में सौर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इससे हमारा खाना पकने लगता है। अब देखिए इसमें एक नोट है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यानी कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हम लोग इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को समझेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पहला है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए वाहन में जो साइड में मिरर लगा रहता है, साइड में जो दर्पण लगा रहता है दोनों किनारे पर, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए इसमें इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण जो होता है वह वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है। अगर मान लीजिए बस पीछे से आ रही है, तो बस तो बहुत बड़ी है, और उसका जो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तभी जो है ड्राइवर उस पूरे बस को छोटे प्रतिबिंब में देख सकता है। अब देखिए इसका दूसरा उपयोग है एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। देखिए सुरक्षा के दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण को एटीएम मशीनों के पास लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत दूर दूर तक की वस्तुओं को अपने अंदर इमेज बना लेता है, इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम मशीनों के पास लगाते हैं। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें होती है उसको अपसरित कर देता है, मतलब कि बिखेर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है। इसी वजह से हम लोग धूप के चश्मे में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि धूप हमारे आंखों तक ना जाए, हमारे चश्मे से वापस लौट जाए। अब देखिए अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग अस्पताल, होटल, स्कूल और अपार्टमेंट बिल्डिंग के हॉलवे में सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें भी इसी तरह से जैसे एटीएम मशीन के पास सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो अस्पताल, होटल, स्कूल और अपार्टमेंट आदि जगह पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। अगला है लाफिंग गैलरियों में लोगों को दर्पण के सामने खड़ा करके उनके विचित्र आकार के प्रतिबिंब दिखाकर हंसाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो थोड़ा अजीब होता है, ठीक है। मतलब कि हमारे चेहरा का प्रतिबिंब, हमारा चेहरा जो दिखता है थोड़ा अजीब दिखता है। जैसे कि मानकर चलिए कोई उसके सामने खड़ा है तो उसका चेहरा उससे लंबा दिखाई देने लगता है या छोटा दिखाई देने लगता है, चौड़ा दिखाई देने लगता है। इससे लोग क्या करते हैं, उसको देख देख कर हंसते हैं, और लोगों को हंसाने के लिए लाफिंग गैलरियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक नोट है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। मतलब कि यह प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, इसलिए इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।